यस। सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय मूल्यवासी और नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारे समक्ष आप देख रहे हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से इंडिया के ग्रेट लीडर, अक्सर कर हम जिन्हें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे विचार हम अमल भी करते हैं। तो साथियों, आज के इस शुभ अवसर बोले या आज का दिन आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होने वाला है, क्योंकि हम ट्राइबल हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत सारे साथी देखते हैं, लेकिन खासकर ट्राइबलों से लेकर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी है हमें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो आज हम सर से जानेंगे और आप सर तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची पेशा कानून को लेकर और साथ में FRA फॉरेस्ट राइट को लेकर जो हमारे बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं और लगभग कुछ आंदोलनों में हम सफल हुए हैं, कुछ आंदोलन में हमारे साथी पत्थलगड़ी के माध्यम से जेल तक चले गए हैं। तो हमारे इस आंदोलन का किस नजरिए से सर एक व्याख्या करना चाहेंगे और सर हमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यार कैसे हम इस आंदोलन को लड़ें और सफल कैसे हो सकते हैं इसमें। जय सेवा। ये जो भारत भर में, जो भारत नहीं एक्चुअली गोंडवाना है, तो गोंडवाना में जो सारे आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा है वो एक सच्चाई का आंदोलन है, अधिकारों का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन है। जल, जमीन, जंगल और संस्कृति और पहचान का सही मायने में मालिक बनने का आंदोलन है। वो आंदोलन मानवाधिकारों का आंदोलन है, इंडिजिनस राइट्स का आंदोलन है। और ये आंदोलन सफल करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सर इसमें अगला चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि गोंडवाना भारत को लेकर जैसे हमने एक शब्द सुना, अचानक हमें लगा कि ग्रेट गोंडवाना की आपने लाइन बोला, तो आप ग्रेट गोंडवाना को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे या फिर हम लोग उसको बोलने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता कि हम इस भारत को, कुछ लोग आदिवासी भारत बोलते हैं, कुछ गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और हम ग्रेट गोंडवाना की ये जो परिभाषा है इसको किस प्रकार से आप बताना चाहते हैं? देखो, भारत के पहले गोंडवाना था क्योंकि आदिवासियों की जो महान सभ्यता है जो प्रकृति के आधार पर है, मानवता के आधार पर है, तो आदिवासी वो पहला इंसान है जिसने प्रकृति और मानवता को समझा। और ये सभ्यता जो है वो 50,000 साल पहले से भारत में थी। जो भारत नहीं, भारत के पहले गोंडवाना था। भारत ये नाम वेदों के आने के बाद शुरू हुआ 3600 साल पहले, उसके पहले गोंडवाना था। और जब 2 साइंटिस्ट भारत में आए, एक एडविल विस है, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है 1861 में, उसके बाद मेडलकॉट है, तो ये दोनों ने 1861 और 1891 में जब गोंडवाना लैंड जो जियोलॉजिकल कंसेप्ट है वो कई करोड़ों साल पहले, तब इंसान भी नहीं था, पर उसको जब नाम देने की बात आई तो उनको गोंडवाना कल्चर जो है वो याद आया और उन्होंने ये देखा कि सबसे प्राचीन यहाँ पर जो है वो गोंडवाना कल्चर था और इसलिए उन्होंने उसे गोंडवाना लैंड कहा। ये कोयामुरी द्वीप था, श्रृंगार द्वीप था, ये बेसिकली गोंडवाना है और इसलिए मैंने इसको गोंडवाना कहा, इंडिया दैट इज गोंडवाना। और ग्रेट गोंडवाना की संकल्पना जो है वो मानवता और प्रकृति के आधार पर है, विज्ञान और ज्ञान के आधार पर है, नीतियों के आधार पर है, तो इसलिए मैं इसे ग्रेट गोंडवाना कहता हूँ, लेकिन इंडिया दैट इज गोंडवाना ये अप्रोप्रिएट है। सेकंड चीज़ सर, ये हम लोग अक्सर नर्मदा नदी के किनारे हम लोग जाते हैं, पूछते हैं पुरखाओं को, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं और ज़्यादातर जो आदिवासी जो है, जो समुदाय है, यहाँ तक कि गौंड कम्युनिटी है, वो खासकर उस नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्तर मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है नर्मदा नदी के किनारे? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है नदियों के किनारे, लेकिन नदियों के किनारे के पहले की जो सभ्यता है वो जंगलों में थी, वो गुफाओं में थी। और नर्मदा वैली या सतपुड़ा में जो हमको सभ्यता मिलती है वो शंभू माधव, जो 88 जो है शंभू माधव या शंभू शेख हुए, उनकी वो सभ्यता थी। और ये सभ्यता यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के पहले से थी। और सेकंड चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा सर, 5वीं अनुसूची को लेकर हम लोग अभी गांव-गांव ग्राम सभा वगैरह गठित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो ग्राम सभा के जो रूल्स होते हैं उस हिसाब से नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पाए ग्राम सभा। और आगे की चीज़, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर 5वीं अनुसूची को अगर जमीनी स्तर पर आपको अमल करना है तो पारंपरिक ग्राम सभा और उसमें जो पारंपरिक निर्णय होते हैं, तो ये 5वीं अनुसूची का जो फार्मूला है, पेशा कानून जो है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नर जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेगा। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है
और उसका किस प्रकार से निर्णय रहेगा, वो एडवाइस करेगा। तो ये फार्मूला जो है इसमें काफी उलझने में फंसे हुए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसको हम किस प्रकार से समझे, इसको थोड़ा सा देखना। देखिए, एक तो पैसा जो एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इसमें ग्राम सभा का प्रोविजन है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243A जो 9th पार्ट है संविधान का, जो 73rd अमेंडमेंट से आया 94 के बाद में, 1994 के बाद में, उसमें भी ग्राम सभाओं का प्रोविजन है। तो ग्राम सभाओं को ये पावर दिया गया है कि पैसा लॉ के अनुसार 5वीं अनुसूची के आने वाले सब्जेक्ट या फॉरेस्ट राइट्स अधिनियम के अंदर के सब्जेक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर के सब्जेक्ट्स या भूमि अधिग्रहण के सब्जेक्ट्स या संस्कृति को लेकर जो ट्राइबल कस्टमरी जो कोड्स थे उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, तो इसमें ग्राम सभा को पावर दिए गए हैं। तो ग्राम सभा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे मान लीजिए कहीं भूमि अधिग्रहण का इशू है, तो ग्राम सभा ये डिसाइड कर सकती है कि वो भूमि देना है या नहीं देना है। अगर भूमि देना है तो फिर किस आधार पे देना है, कि भाई उसके एवज में हमें ज़मीन चाहिए, नौकरी चाहिए या शेयर होल्डिंग चाहिए। तो ये जो है डिसाइड करने का राइट जो है वो ग्राम सभा को है। मान लीजिए आदिवासियों की कोई ज़मीन है, अगर वो मान लीजिए गलत ढंग से अगर गैर आदिवासियों ने ले ली, तो एसडीएम को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके साथ ग्राम सभा को भी कर सकते हैं, और ग्राम सभा उस पर निर्णय लेकर डिसाइड करके भी एसडीएम को दे सकती है। उसी तरह वन अधिकार अधिनियम है, उसमें जो 10 एकड़ ज़मीन मिलने का जो प्रावधान है, या बैम्बू का जो है, जो बांस मिलने का प्रावधान है, तेंदुपत्ता है, महुआ फूल है, जो निस्तार पत्रक के अंदर के अधिकार है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के जो राइट्स है वो ग्राम सभा के पास में। तो ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण है। और केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर वाली सरकारी ग्राम सभा नहीं, किसी भी विषय पर वो गांव के आदिवासी ग्राम सभा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बार बार बात आती है सर, कि यही है जो आदिवासियों का विकास के लिए कुछ एडवाइस दे सकती हैं। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन 5th शेड्यूल में भी है, 5वीं अनुसूची में, लेकिन वो गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं है। और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल अगर गवर्नर उसको नहीं मानते, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल या विधानसभा को भी मिलकर ये अधिकार नहीं है कि वो गवर्नर को हटा सके। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों की जो सलाहकार परिषद है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसके पावर लिमिटेड है, पर फिर भी गवर्नर को जो है उनको समझ कर लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। एक्चुअली ये सारा काम जो है करने के लिए संविधान में बड़े अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके 2 बिल में ऑलरेडी जो है वो बना के संसद को दिए 2018 में जो है वो। तो ये ऑलरेडी 2 बिल दिए हैं, जिसमें वास्तविकता में जल, जमीन, जंगल, संस्कृति का और पहचान का मालिक जो है वो बन सके। पर्टिकुलरली जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स है, वो 70% मिनरल्स आदिवासी क्षेत्र में है भारत देश में, तो उसका 15-20% शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए आदिवासियों को। इसके लिए मैंने ये बिल बना के संसद को दिया है। अच्छा, ये शेयर होल्डर वाली बात हमें भी सुनने को मिली थी। झारखंड में हेमंत सोरेन जी के मुंह से सुना हमने, अंशुई के मैम के मुंह से सुना ये शेयर होल्डर। क्या इसी के बाद की प्रोसेस थी जो आपने बिल प्रस्तुत किया था? देखिए, ये 26 जनवरी को मैंने पैसा रूल्स, एक तो मेरा ये बिल है 2018 का, ये संसद को दिया है। उसके बाद मैंने 11 राज्यों के गवर्नर्स को और मुख्यमंत्रियों को ये दिया पैसा रूल्स के ऊपर में। सर, हमारे एमपी का भी है क्या? एमपी में भी दिया है। जी। और एमपी में भी देने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर पैसा नियमों की बात की। अनुसुईया उइके जी जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा कि शेयर होल्डिंग राइट होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं। ये सारे मेरे पिटीशन के बाद ही शुरू हुआ है। और हमने ये भी अभी पढ़ा शिवराज सिंह चौहान जी का कि जो ग्राम सभा को वनों का संरक्षण और उसका ये सब जिम्मेदारी है ग्राम सभा को सौंपेंगे, आप ही के बिल के बाद में आया था। ये हुआ। और मेरा ये कहना है कि भाई ये जो 70% जो खनिज संपदा है, जिसकी जो आदिवासी क्षेत्रों में है, जिसकी वैल्यू 1000 लाख करोड़ होता है जी, तो इस 1000 लाख करोड़ में कम से कम 20-25% जो है शेयर होल्डिंग ये आदिवासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 और डीएमएफ रूल्स में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये मैंने मेरे बिल में भी दिया और पिटीशन जो दिया है अभी 26 जनवरी को उसमें भी। जी जी। और नेक्स्ट चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे सर, ये सारी चीज़ें जो है, क्या हम बिना पॉलिटिक्स के या फिर अपने लोगों को बीच में बैठ के ग्राम सभा के माध्यम से ये नियम कानून जो हम बनाएंगे, क्या वो इफेक्ट करेंगे या फिर ये क्या फार्मूला है? ये देखिए, ग्राम सभा पैसा रूल्स अगर बन जाते हैं ना, पैसा नियम बन जाते हैं, पैसा अधिनियम के आधार पे पैसा नियम बनने की जरूरत है, उसी के लिए मैंने पिटीशन किया। तो ये क्लियर हो जाएगा ग्राम सभा के अधिकार क्या है।
ग्राम सभा कौन कौन से तरह के प्रस्ताव कर सकती है, जी। उसका क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। सरकार पर अधिकारियों पर कैसे वो बाइंडिंग हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सही में जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है संस्कृति और पहचान का, तो संविधान में इसमें अमेंडमेंट लगेगा जो बिल्स मैंने दिए हैं। तो ग्राम सभा अभी भी रूल्स के हिसाब से बहुत काम तो कर पाएगी, पर पूरी तरह अगर जल जमीन